प्यारे बच्चों, मेरे पास मैट्रिक परीक्षा 2022 का सेकेंड सिटिंग का साइंस का क्वेश्चन है। तो आज हम इसी के हल करेंगे और याद रखेंगे कि इसमें टोटल क्वेश्चन 80 + 30 110 है, जिसमें से 80 नंबर हमको लाने होते हैं थ्योरी पेपर में। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव होगा और 80 में आपको 40 का सही जवाब देना होगा। तो आप याद रखें कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत से सारे क्वेश्चनों को बनाते चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि आप 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप एक बार देख ले और कोशिश करें कि जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है हम उसी के जवाबों को हम रखें और सबसे पहले आसान सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। 1 से 80 में आप पहले देख लें। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, कुछ कठिन सवाल होते हैं, उन सवालों को हल करने लगते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास OMR आंसर शीट जो मिलता है वो जैसे ही फर्स्ट घंटी आपको लगेगी, इसके लिए जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर आपको बना लेना है OMR शीट, रंग लेना है, भर लेना है और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा आपसे OMR शीट कलेक्ट कर लिया जाता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि आता हुआ सवाल कलर नहीं कर पाते हैं और वो छूट जाता है। तो चलिए बच्चों, हम 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक का 4 विकल्प है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो हमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और अच्छे ढंग से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। हम जानते हैं कि तांबा, नाइट्रोजन, पारा, ब्रोमीन में पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, जबकि यहाँ अधातु की बात की है तो एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है। इसमें MgCl2 एवं Cu, AgNO3 एवं Cu, NaCl एवं Cu, FeSO4 एवं Ag में सबसे पहले तो इस क्रियाशीलता को देखेंगे कि सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे कम Mg, Zn, Fe, Cu। इसमें हम देखेंगे कि Mg एवं Cu, MgCl एवं Cu में Mg से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu इसको विस्थापित नहीं करेगा। AgNO3 में Ag सबसे कम अधिक क्रियाशील है और यहाँ Cu सबसे अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो ये सिल्वर को विस्थापित कर देगा। सोडियम क्लोराइड और Cu में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu इसको विस्थापित नहीं करेगा। FeSO4 में Fe और Ag कम से क्रियाशील होता है, जो FeSO4 को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है AgNO3 एवं Cu। आप समीकरण देख लें कि Cu प्लस AgNO3 गोज टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, इसलिए निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसमें बी ऑप्शन होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10। तो याद रखेंगे 7 आवर्त होते हैं। पेंटेन के कितने संरचना समावयवी होते हैं, तो पेंटेन के 2, 3, 4, 5 बहुत सिंपल होते हैं। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जबकि ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। याद रखेंगे पेंटेन के 3 समावयवी।
पांचवा क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी है सही। टार्टेरिक इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक चींटी में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? पारा, सोडियम, तांबा, सोना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम को केरोसिन। C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? एथेन, मेथेन, एल्काइन, एल्कीन। तो देखेंगे Al4C3 प्लस 12H2O goes to CH4, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन का निर्माण होता है। आंसर बी। जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? एल्युमिनियम, Au गोल्ड, लोहा FeCu। तो हम जानते हैं कि अम्लराज में सोना को घुलाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मिमी, मात्रक विहीन, सेमी, यानी कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मात्रक विहीन। तो लेंस के आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं। 10वां क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला, बी काला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला नजर आता है। ऑप्शन क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, बी प्रधान अक्ष, सी गोलीय दर्पण का द्वारक, डी मुख्य अक्ष। तो आप याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जो खोखले गोले का अंश है, तो ये वृत्ताकार सीमा का जो व्यास है, कहीं से भी यहां से यहां से यहां से, ये द्वारक कहलाता है। जहां से प्रकाश प्रवेश करती है तो उसको हम द्वारक। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बना होता है? ए केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल या तो उत्तल। तो 12 का आंसर होगा कि किसी दर्पण की दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एक तो समतल में बनेगा और एक उत्तल बनेगा। तो यहाँ दोनों अलग अलग आंसर है। डी है या तो समतल। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक को कभी धनात्मक, शून्य। तो याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक। दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण में बनता है, और इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर जो गाड़ियों में लगा होता है, पश्च दर्शक भी हिंदी में कहते हैं। 15 क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिकिरण। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की प्रमुख घटना। 16 का ए।
17 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ए 30, बी 32, सी 34, डी 28। तो एक वयस्क मनुष्य में 32 है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सी सोचने के लिए, डी इनमें से सभी। तो मस्तिष्क हृदय स्पंदन यानी कि पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट के लिए भी है, थिंकिंग के लिए है, और शारीरिक संतुलन यानी कि इनमें से सभी होंगे, सभी के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ए हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो हम जानते हैं ट्रेकिया शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में देख लो, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो शरीर में भोजन का पचना, यह कई बार परीक्षाओं में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा है। ये ऑक्सीडेशन है, तो इसका आंसर कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय, बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? स्त्री की पूछ रही है। XY, B XX, C ट्रिपल XX या ट्रिपल X, D XXY। तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आपको XX होते हैं, याद रखेंगे। फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लड़का या लड़की पैदा होने के लिए जिम्मेवार कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? तो XY जिम्मेवार होता है, यानी कि नर लिंग गुणसूत्र जिम्मेवार होते हैं। कि मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उरहुल, अमरवेल। तो आप याद रखेंगे कि मृतोपजीवी मतलब शरीर गले पदार्थों को अपघटन के रूप में जो शामिल करता है, तो ये गोबर छत्ता होगा, मशरूम जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ए भीतरी, बाहरी, सी पार्श्व यानी कि लेटरल, इनमें से सभी। तो गार्ड कोशिका स्टोमाटा में आप पढ़ेंगे तो इसकी कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसकी भीतरी भित्ति यानी कि इनर। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? 26 क्वेश्चन है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सैचुरेटेड होता है। डालडा में वसा अम्ल क्या होता है? संतृप्त होता है। 27 क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक। प्रोपेनॉन का मतलब हो गया, ये आपको कीटोन के बारे में बोल रहा है। कीटोन। OH ये हाइड्रोक्सी है जिसको और ये कीटोन का क्रियाशील मूलक है CO ना, CO। ये तो एल्डिहाइड है। तो आप याद रखेंगे कि कीटोन का क्रियाशील मूलक CO जो होता है वो होता है CH3, CO, CH3, 1 2 3 3 है, इसलिए इसका नाम प्रोपेनॉन है, जिसको हम डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है एसीटोन। इसका एक और नाम है एसीटोन। तो ध्यान में रखेंगे कि एथिलीन है, जिसको हम एथीन भी कहते हैं। एथीन। तो एथिलीन है, पैराफिन, ओलेफिन, एल्केन, एल्काइन। तो आप याद रखिए इथिलीन यानी कि एथीन है, तो एल्केन नहीं होगा, एल्काइन नहीं होगा।
एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं। ये ओलिफिन है जिसको हम एल्कीन को ही हम ओलिफिन कहते हैं और इसका सूत्र होता है CnH2n। इसकी पहचान है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं, इसका सूत्र CnH2n होता है, जबकि एल्केन और पैराफिन एक है और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो आप याद रखेंगे कि एथिलीन यानी कि एथीन क्या है? एक ओलिफिन। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखेंगे। कई बार बच्चे जीवाश्म ईंधन पर टिक मार देते हैं, तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जहां नहीं रहे उसे आप गौर से नहीं देख ले। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो 29 का सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, जबकि बायोगैस जीवाश्म है। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? ए, जल आपूर्ति, बी, भूमि सिंचाई, सी, बिजली उत्पादन, डी, इनमें से सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टिहरी बांध, ये सोशल साइंस में भी पूछा जाता है। तो टिहरी बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई। लगभग भूमि बांध का उपयोग आपको भूमि सिंचाई होता ही है और बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका होती है। टिहरी बांध का निर्माण जो है सो उत्तराखंड में करवाया गया था। आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड टिहरी बांध का निर्माण कराया गया था। प्रमुख उद्देश्य था वो 3 था। पहला था कि यूपी में 2,07,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना। इसका पहला उद्देश्य था यूपी में 2,60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना। इसका दूसरा था बिजली का उत्पादन। और तीसरा था दिल्ली महानगर में कि टिहरी बांध का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन तीनों था। और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग नहीं कर सकता? सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फेरस यानी कि मैग्नीशियम और लोहा। ये 3 है और इनका प्रमुख काम होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इनके अंतिम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होता है, त्याग नहीं करता, ये ग्रहण करता है। तो 31 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी फास्फोरस और डी सोडियम। तो आप देखें कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां ही देख ले कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का 15 और सोडियम का 11 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2, 8, 4, 2, 8, 3, 2, 8, 5, 2, 8, 1।
तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 5 यानी कि 15, एक तो आप परमाणु संख्या से भी आप नोट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो यहाँ देखिए कि 100 वाट मतलब विद्युत बल्ब की शक्ति दे रहा है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति P बराबर 100 वाट तथा अनुमातांक 220 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। और फिर है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति, यानी कि हमको शक्ति पूछा जा रहा है, उपयुक्त शक्ति, और फिर इसको चलाना है कितना पे, तो 110 वोल्ट पर, यानी कि V डैश, एक विभवांतर यहाँ 220, तो V डैश यहाँ 110 वोल्ट पूछ रहा है। हमको निकालना होगा कि उपयुक्त शक्ति बल्ब द्वारा उपभुक्त या उपयुक्त शक्ति विद्युत बल्ब का प्रतिरोध बराबर होता है d² बाय P। d² है यहाँ 220 वोल्ट का स्क्वायर बटा 100, P है 100, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा 484 और 00 बट्टा 100, कट गया, हो गया 484 ओम। ये R निकल गया। तो अब हम उपयुक्त या उपभोक्त शक्ति निकालेंगे। तो उपभोक्त शक्ति यानी कि P डैश बराबर हम लेंगे D डैश का स्क्वायर बट्टा R। तो V डैश आपका यहाँ दिया हुआ 110 वोल्ट का स्क्वायर, R निकला है 484, 110 का स्क्वायर हो जाएगा 121 पर 00 बट्टा 484। यहाँ हम 121 गुना 100 यूं कर ले, इस प्रकार देख लीजिए और स्क्रीन रोक कर इस सवाल को। कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। सी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये सेकेंडरी क्षेत्र जो है केंद्र का तार होता है चुंबकीय क्षेत्र। आप देखेंगे कि कोई पॉइंट बना ले और उसमें बिजली का करंट दे तार से, और इसके ऊपर अगर आप छोटे छोटे लोहे का चूर्ण दे, जब इससे धारा प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे इस टाइप से आपको लाइन निकलेगी। ये सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरोधकता का SI मात्रक। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता पूछ रहा है का SI मात्रक। ए, ओम मीटर, बिल्कुल ओम मीटर होगा। ओम प्रति मीटर नहीं होगा। सी, ओम प्रतिरोध का होता है, प्रति
मीटर प्रति ओम, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल 36 है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? भौतिक राशि उनमें समान होती है। ए प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। बहुत ये क्वेश्चन जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा है। ए महासागरीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। देखिए ये महासागरीय, सौर, पवन ये सब नवीकरणीय ऊर्जा, जबकि सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? फॉर रेडियली इंसिडेंट रेज इट विल एक्ट लाइक, कैसा व्यवहार करेगा? टीका की भांति अवतल। ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है। हम देखेंगे जब इतनी पतली लेंस जो मुड़ी हुई होती है अंदर की तरफ, तो इसे हम कहेंगे कैसा लेंस? तो ये उत्तल की ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, बायोमास। जैव मात्रा मतलब बायोमास होगा, तथा पेट्रोलियम गोबर गैस तथा जैव मात्रा कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय कोयला देखिए अनवीकरणीय। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, बी जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, सी जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे गुण उत्तम ऊर्जा की निशानी है। सरलता से सुलभ हो, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स पीपल में, पीला कनेर में, बरगद। लेटेक्स मतलब समझिए दूध। पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सब में। 42वां क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 96, 60, 2, इनमें से कोई 96% का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब। भ्रूण का विकास निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक, ये भी कई बार परीक्षाओं लगातार आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को सीधे याद रखें। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यही चाल न्यूनतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। निर्वात, जल, वायु, इस सब में प्रकाश की चाल कांच में सबसे न्यूनतम होती है। कांच में। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस में होती है। निम्न में से निम्नांकित कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक? अधातु विद्युत का सुचालक, यह सब फर्स्ट लाइन फैक्ट है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, अधातु है जो विद्युत से। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल बिल्कुल H2SO4 होगा, HCl HNO3 नहीं होगा, H2SO4 होगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र, कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO। कली चूना मतलब CaO, भखरा चूना CaOH को ऑल्ट्राइज। और ये संगमरमर, ये संगमरमर या अंडे के खोल में पाया जाता है कैल्शियम। आयोडीन युक्त नमक है सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हाइपोआयोडाइड। बिल्कुल बिल्कुल। KiO3 ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड नमक है। जब मिलाया जाता है तो ये आयोडीन युक्त नमक होता है
और हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो KiO3 और Ki दोनों में की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए। और याद रखा तथा नमक जो होता है इसका उपयोग अचार को संक्षारित रखने के लिए होता है। कई बार आपको परीक्षा में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। सिरका तथा नमक का उपयोग अचार को संक्षारित, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड। देखिए अर्धहाइड्रेट, यहाँ मोनोहाइड्रेट दे दिया, यहाँ सेमी हाइड्रेट नहीं दिया, सेमी के जगह पर अर्धहाइड्रेट ये लिख दिया है। तो यही आंसर है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब कई बार परीक्षा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है और कई बार बच्चे प्राकृतिक में मार लेते हैं। प्राकृतिक सूचक में आप याद रखेंगे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, चुकंदर, पिटूनिया तथा जेरेनियम के फूल, पत्ते, लिटमस पत्र, ये सब प्राकृतिक सूचक में आते हैं। लाल गोभी का पत्ता और फूल ये सब। जबकि ऑल फैक्ट्री जिसको कहते हैं, ऑल फैक्ट्री ऐसे सूचक जिसको हम सूंघने पर पता करते हैं, गंधीय सूचक, ये एक प्रकार से अंधे लोग भी इस सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसमें आता है प्याज, लौंग का तेल, वनीला, इत्र। गैस LPG का प्रमुख अवयव, एथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। बिल्कुल ब्यूटेन। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है B16 फुलेरीन। फुलेरीन की आकृति किसके जैसी होती है? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्ट। बिल्कुल फुटबॉल जैसी होती है। C16 क्या है? तो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का प्रमुख अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोयला। C16 भी एक अपर रूप है। 57 है ईंधन है, CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। बिल्कुल पेट्रोलियम, कोयला जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम और कोयला जीवाश्म ईंधन है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजकों बंधनों की संख्या कितनी होगी? एथेन 11, 10, 9, 7। तो याद रखेंगे एथेन इसमें 7 होता है। CH6 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सहसंयोजक। 61वां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? धोने का सोडा? बिल्कुल नहीं। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा। ये धोने और खाने का सोडा तो हड्डियों में प्रयुक्त होगा ही। अब रहा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर की। क्वेश्चन है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1 2 3 4। आप ये कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से इधर चलेंगे अम्लीय है और 7 से इधर चलेंगे क्षारकीय। तो जितना इधर बढ़ेंगे उतना आपको अम्लीय होगा। शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो
6, 5, 4, 3, 2, 1 जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो 4 से अधिक अम्लीय 3 होगा, 3 से अधिक 2 और 2 यानी कि 1 जो होगा सबसे अधिक। 63 है क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें 3 होगा। एथाइन आप याद रखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। तो एथाइन होगा तो C2H 2 दूनी 4 में से 2 तो 2। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर और इधर, ये 3। कितने सहसंयोजक बंधन? तो 3। नेक्स्ट है क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क? HgZnCuAl। क्यूपराइट कॉपर का, क्यूपराइट कॉपर का। 65 है वायुमंडल में 20, 50, 78, 3। बिल्कुल, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। सब जानता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। 66। 67 है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये याद रखिए, ओपेरी डार्विन, डार्विन लैमार्क इनमें से कोई। डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन। 68 ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4। ओजोन, ओजोन याद रखिए, O3 को ओजोन कहते हैं। O3 को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। 69 क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण एक इंपॉर्टेंट घटना है, और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जानन तंत्र। परिशेषिका, इसका इंग्लिश नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जनरली आप अपेंडिक्स का नाम जानते होंगे। अपेंडिक्स ये आहार नाल यानी कि पेट में पाया जाता है, जिसका ऑपरेशन करके यह एक अवशेषी अंग है। तो ये आहार नाल यानी कि पेट में पाया जाता है परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ए शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। ये शाकाहारी, उत्पादक, ये प्रथम, ये द्वितीय, और तीसरे स्तर पर मांसाहारी रहता है। ठीक है, तीसरे स्तर पर क्या रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फल, छिलके, केक, स्टील। ये मिट्टी में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये अपने रूप में रहते हैं, जबकि चमड़ा आराम से गल जाता है, चमड़ा है, इसलिए ऑप्शन ए। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? पाचक, रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो याद रखेंगे, रासायनिक दूत मतलब हार्मोन। रासायनिक दूत में 70 पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी।
तो इनमें से सभी हैं, रेजिन भी है, गोंद भी है, टैनिन है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है इसे 75। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 5, 2, 3, 4, 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या चैम्बर कितने होते हैं? निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि, ये इनमें से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो याद रखेंगे हेट्रोक्राइन ग्रंथि हमारा जो होता है वो वृषण होता है, टेस्टिस होता है वृषण है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वात रंध्र से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, जिसको हम एस्टोमाटा कहते हैं, रंध्र से होता है। निम्नलिखित में से कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुरुष हार्मोन क्या है और महिला हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो याद रखेंगे कि पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। अवायवीय प्रक्रिया है, अर्थात ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होने वाला है। अमीबा वायवीय जंतु है, हाइड्रा एक जलीय जंतु है। इन दोनों में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ईस्ट जो होता है, जिसका एक नाम है खमीर, ये अवायवीय प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह काम करता है। तो आप याद रखेंगे किण्वन प्रक्रिया ईस्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिन में, रात में, दिन और रात में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है प्रकाश, और प्रकाश किस समय होगा? तो दिन में होगा। तो याद रखेंगे दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है।